प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने 9 में वाकयात पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। 9 में वाकयात में मुलविस रहनुमाओं को पार्टी से निकालने और सजाएं दिलवाने का इंदिया। शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। खान अपनी पुरानी बात से कतराने लगे। नवाज शरीफ जरदारी की करप्शन के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की वजह से इदारों से माफी मांगने का मुतालिबा। फौज और बानी पीटीआई के मामलात का हतमी नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई को मखसूस निशिस्तें ना देने के मौके पर हुकूमत डट गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी, फैसला वापस लेने की सदा। दूसरी तरफ पीटीआई ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट चैलेंज कर दिया। क्या पीटीआई को मखसूस निशिस्तें मिलेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली खजाना कमेटी में हंगामा, उमर अयूब और बिलाल अजहर कियानी लड़ पड़े। ऑपोजिशन लीडर एहतजाजन कमेटी इजलास छोड़ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के पैसों के लिए बैंक अहलकार खवातीन को लूटने लगी। अहम इंकशाफात, गवर्नर स्टेट बैंक ने सर्दियों में गंदम महंगी होने का इंदिया दे दिया। महंगाई में कमी की भी खुशखबरी। आज खजाना कमेटी में क्या क्या अहम इंकशाफात हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर, कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ना रुक सकी। शेख हसीना वाजिद की पार्टी के 29 रहनुमाओं की लाशें बरामद। दूसरी जानिब 40 साल पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के मुमकिना कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमरीका में गिरफ्तार। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मालिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आज खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है ना, इट्स ये एक थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? माफी मांगना चाह रहे हैं या माफी मंगवाना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे सारे चैनल्स के समझ नहीं आ रही जी, क्या स्पिन है कि उन्होंने मशरूत माफी का कह दिया है। ये माफी तो कहीं से भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई स्टांस बदला है। वो पहले भी यही कहते थे ठीक है जी, अगर हम मुलव्वस होंगे तो माफी मांग लेंगे। वो कहते हैं लाए वीडियोस, लाए सबूत। वो कहते हैं बनाए जुडिशल कमीशन और हम कर लेंगे। और जो उन्होंने आज भी सख्त बातें की, जो उन्होंने DGSPR को पिक्योरली टारगेट करके पर्टिकुलरली और जो जुबान इस्तेमाल किया, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। आई डोंट थिंक हम टीवी पर रिपीट उसका नहीं कर सकते। सो मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से चल पड़ा है। मुझे तो ये सरकाज़म ज्यादा था, ये तंजिया बात ज्यादा थी कि ठीक है यार, आप माफी मांगा, हाँ मैं मांग लेता हूँ, लेकिन आप मेरे से गिरफ्तार होने पर करने पे माफी मांगे, आप ये सब कुछ गलत बात करने पे माफी मांगे, और अगर मेरे बंदे शामिल होते हैं प्रूव कर दें, मैं माफी मांग लूंगा। सो अल्फाज थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मशरूत माफी किसको लग रही है। ये मशरूत माफी, आई डोंट थिंक ही हैज चेंज्ड एनी स्टांस। वो तो बल्कि पहले से भी ज्यादा सख्त मुझे स्टांस नजर आया उनका। अच्छा, हम इससे पहले कि रबी आपसे अगला सवाल करें, अभी आपने बात की ना माफ़ी की, तो आपको पता मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है। तो लियोस के हवाले से कहा जाता है अगर इन्होंने माफ़ी मांगनी हो ना किसी से तो कहते आई एम सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी थी। तो इसी तरह का कुछ चक्कर है कि जनाब आई एम सॉरी गलती आपकी है, कि मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की गलती है या उन्होंने गलतियाँ की थी। तो खान साहब ने कहा पहले ये मान लें फिर हम भी माफ़ी मांग लेते। तो इस तरह की माफ़ी मांगी जा रही है लियोस टाइप। हाँ, तो जाहिर है ये तो कोई माफी नहीं है। उन्होंने तो अपने सारे मुतालबा दोहराए हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारे से बात करनी है तो ना करें। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि मैं कौमी मुफाद के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। मुझे कोई नई चीज नहीं लगी। मेरा ख्याल है खाली वो एक्साइटमेंट में सबने सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे एक स्पिन चल पड़ा। जुमला जरा अच्छा लगता था सुनने को, मशरूत माफी, ऐसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज। ये वैसे दुनिया में तो मशरूत माफी होती है। मालिक साहब, आप और मैं बैठे थे कमेटी में, तो आपने मुझे ये बात की जब हम कमेटी प्रोसीडिंग, आप भी आए हुए थे आज फाइनेंस कमेटी की जो इजलास था, आप और मैं इकट्ठे बैठे थे, तो आपने मुझे यही बात की कि यार खबर चल रही है कि खान साहब ने माफ़ी मांगी। मैंने कहा सर, जो मेरे पास ये ग्रुप में ये मेरी ये टीम ने डाली है चीज़ें, मुझे तो कहीं से कोई माफ़ी नहीं लग रही, बल्कि खान साहब उससे ज़्यादा उन्होंने आके स्पीड ब्रेकर पर स्पीड बढ़ा दी है। तो मैंने आपके साथ वो शेयर भी की उनकी, तो आपने मेरी और मेरा ख्याल आपकी राय इस पर कॉमन ठीक है, कोई माफ़ी नहीं मांगी कि जिसको चैनल्स ने ट्विस्ट करके चलाया है। हाँ, मुझे किसी ने पहले एक हेडलाइन भेजी थी कि जी मशरूत माफी उन्होंने कहा है
तभी मैंने आपको कहा, याद है, मैंने कहा यार ये हेडलाइन आई है, क्या सीन है, और इतनी देर में आपके पास वो डिटेल भी आ गई थी टिकट्स। तो ये आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसी एक्साइटमेंट में हो गया, मीनिंगलेस सी बात है। बल्कि मुझे तो रवैया और सख्त है। आप हमाद अजहर साहब का देखें, जो उन्होंने बाद में अपनी पूरी स्टेटमेंट निकाली है, तो आपने सवाबी का जलसा सुना है, वहां तो सारे इस्लामाबाद फतह करने की बातें कर रहे हैं, तो माफी किस तरफ? अच्छा, ये मुमकिन है कि कोई जानबूझ के स्पिन करेगी? वो खान साहब ने तो बात की कि इफ्स एंड बट्स के साथ, तो चैनल्स को थोड़ा सा स्पिन करने को कहा गया हो कि भाई साहब ज़रा इनके हामी जो हैं वो कहते हैं खान साहब डटा खड़ा है, खान डट गया, कप्तान डट के खड़ा है, ना बिका है, ना झुका है, ना बात करता है, ना डील करता है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब क्योंकि खान साहब के मुंह से निकल गया मशरूत माफ़ी वाली बात, चलो इसको ज़रा थोड़ा स्प्रेड करो, इसको ज़रा चलाओ। ये पॉसिबल है कि इस तरह का मतलब स्पिन दिया गया हो या कराया गया हो? देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। यार आप भी बड़ी शय, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसमें जवाब देते हैं, फिर एक सवाल डाल देते हैं। नहीं सर, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, मेरे एडिटर हैं आप, आपसे बड़ा कोई मैंने सीखा है। आपके सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त हैं। अच्छा मालिक साहब, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो उन्होंने जो वो वीडियो थी एक जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया था, उसके हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो एग्जैक्टली मूड क्या है इस वक्त बानी पीटीआई का, वो क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से उनको लग रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस वक्त काम करेगी और उनका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली इट विल बी सेंट अक्रॉस? देखिए, खान साहब का एक परसेप्शन है और वो इस परसेप्शन पे ही हमेशा सियासत करते हैं कि खान हटता नहीं है, खान डरता नहीं है, इसलिए वो अपने वोटर बेस को हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। खास तौर पे एक्सपैट भी जितनी कम्युनिटी है उसको, इसको भी। अब आज बांग्लादेश का इशू देख लें। बांग्लादेश के इशू में गवर्नमेंट ने क्या टेक अवे था? गवर्नमेंट ने कहा देखें ये शेख मुजीब बनते थे, शेख मुजीब के मुआवजा करते थे, अब शेख मुजीब के मुजस्मे टूट गए हैं, तो अब कर रहे हैं ये वीडियो निकालें ना, अब बात करें, अब ट्वीट करें। अदा तारिक साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। खान साहब ने क्या लिया वहां से? खान साहब ने कहा देखें वहां जो टर्न आउट हुआ है, हुकूमत उलट गई, हुक्मरानों को भागना पड़ा। तो बांग्लादेश के सारे एपिसोड से हुकूमत ने अपनी मर्जी का नतीजा निकाला, खान साहब ने क्राउड्स का और टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट का नतीजा निकाला। सो एक ही वाकया, उसकी दो टोटली डिफरेंट उसकी चीजें हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, खान साहब अपना बयानिया सख्त रखेंगे और इमरान खान का बयानिया रखने की समझ आती है जब आप अंदर हो, जब आप पे मुकदमा चल रहे हो और कोई चीज आपके बस में ना हो बल्कि पावर के लीवर्स किसी और के हाथ में हो, तो आपके पास फाइट डिफायंस के और एक बहादुरी का रवैया शो करने के अलावा चॉइसेस हैं क्या? सो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है कि ठीक है प्रेशर बनाए जाए, प्रेशर बनाए जाए। अब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे असद कैसर साहब, वो भी बात कर रहे थे कि हाँ जी अगर हमें दीवार के साथ लगाया तो यहाँ पे भी दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, हम भी एजिटेशन करेंगे, इसलिए वो। फिर मैं शाम को खबरें देख रहा था लेट, तो उस पर खबर आई कि जी अली अमीन गंडापुर साहब मिल के आए, तो उनको खान साहब ने कहा कि आपने कोई जलसा नहीं करना सरकारी परमिशन के बगैर। वो भी तकीरों में कहते थे तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, तुम्हारे बाप से भी, किसी का बाप भी हमारा एनओसी कैंसिल नहीं कर सकता। सो एक स्ट्रैटेजी ऑफ कंफ्यूजन, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स है, और ये कोई कंफ्यूजन खान साहब के एंड पे नहीं है, ये वो रखते हैं ताकि दूसरी साइड को समझ ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो सिवाय इसके कि मुझे आज तलखी और बढ़ती नजर आई है, और तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए ना, खान साहब ने आप टारगेटेड करके आर्मी चीफ को नाम लेके डायरेक्ट उन पे इल्जाम लगाया कि मुझे मेरी अहलिया को कत्ल कराने में अगर कोई हुआ, में से किसी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा मेरी अहलिया को कुछ हुआ मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। लंदन प्लान का इल्जाम उनके ऊपर, सब कुछ चीफ जस्टिस के ऊपर के, इसलिए मुझे क्रश करने की पूरी कोशिश की पीटीआई को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। फौज में उन्होंने डीजीसी को डायरेक्टली नाम लेके टारगेट किया, आर्मी चीफ को कर दिया, अब डीजी आईएसपीआर को कर दिया। तो ये आपको कहां से लग रहा है कि कोई आप रवैया नरम हो रहा है? जब आप देखिए, जब आप इदारा कहते हैं ना तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है कोई बातचीत आगे चलाने का। जब इदारे में से आप स्पेसिफिक शख्सियात लेके नाम लेके शुरू हो जाएं और डायरेक्ट नाम लें तो फिर वो क्लैश की सूरत टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा मलिक साहब, खान साहब को
मैं सॉरी आपकी बात कर रहा, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है खान साहब की बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी है कि अपने मुखालफिन पे पहले बम्बारमेंट करो, उन पर इल्ज़ामात लगाएं, उन पर सख्त तनकीद करें और फिर उसके बाद कुछ लोगों के जरिए सुलह सफाई बातचीत का ये रास्ता किया जाए। एक साइड पे वो करते होते हैं हमेशा, ताकि बारगेनिंग चिप के तौर पर ये यूज़ करते होते हैं। और अगर आपको याद हो, जिन्हें वो आपने नाम लिए हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ पे, DGI पे, DGC पे, उसके बाद ये काजी साहब पे, सब पे, चीफ जस्टिस साहब पे उन्होंने बम्बारमेंट किए, लेकिन साथ में उन्होंने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया। उन्होंने इनको महमूद खान चकज़ई साहब को कि फ़ौज से बात करो। तो आपको लगता नहीं है कि पहले वो फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाते हैं, अपनी तकरीरों से, बातों से माहौल बनाते हैं, भाई साहब मैं किसी ने नहीं छटांगा। बाद में साहब बंदा भी अपना वो नॉमिनेट कर लेते हैं, जैन जी आप इनसे बातचीत करें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो अपने बंदे की बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग कर रहे होते, जैसे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करते। नवाज शरीफ साहब वो बड़ी सख्त तकरीरें करते थे, मरियम साहब करते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं तो वो पहुँच जाते थे रात को अर्जी पर, उस अर्जी लेकर जना बाजवा साहब के पास या पीछे जना कियानी साहब के पास, वो जी पाँच हमें गुस्सा करके सन वो छटो जी तुम मेरे गल करो। ये इस तरह का कोई तरीका वारदात तो इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो बड़ा पुराना है गुड का बैड का, कि खुद जरा थोड़ा दबा के रखें और साथ में बंदा भी नॉमिनेट कर दें कि चकज़ई साहब के साथ बातचीत करें। ये तो पुराना तरीका है सर पाकिस्तानी सियासत में। देखिए चकज़ई साहब जिस दिन नॉमिनेट हुए थे, मैंने अपने शो में भी कहा, फिर मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी वही बात की कि बात यह है कि जो भी जानता है हिस्ट्री चकज़ई साहब की, उसको पता है कि नॉन स्टार्टर था। ना चकज़ई साहब ने फौज से बात करनी थी, ना फौज ने चकज़ई साहब से बात करनी थी, उनकी पूरी हिस्ट्री आपस में। तो वो जब नॉमिनेशन हुई तो वो तो शायद जो लोग नहीं जानते इस तारीख को, या उन दोनों चकज़ई साहब को और फौज की हिस्ट्री नहीं जानते, वो उनको तो शायद लगा कि बंदा अपॉइंट हो गया है। जो जरा सा भी जानते हैं, आप भी यहीं रहे इतने साल, आपने भी पार्लियामान कवर की। मैंने भी 13 जुलाई के प्रोग्राम में मैंने भी ये बात की थी, मैं खान साहब ये तो चकज़ई साहब तो रेड रैग हैं, जैसे बुल को दिखाया जाता है ना रेड रैग, लाल सुर्ख कपड़ा, चकज़ई साहब तो रेड रैग, वो तो नॉन स्टार, ठीक कह रहे हैं। वो वहीं से सीरियसनेस नजर आ गई थी कि ये बातचीत कितना होगी, कितनी नहीं होगी। तो वही मैंने मालिक भाई, उन्होंने बाद में पार्लियामान के बंदे 3-4 मुकर्रर कर दिए थे, ये मेरे 3-4 हैं जो बात करनी, इनसे बात करें। तो खान साहब ने पॉलिटिकल बंदे भी बाद में अपॉइंट किए थे। खान साहब ने तो पूरी कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने 24 और 48 घंटे दिए थे। मैंने अपने प्रोग्राम में उस दिन कहा, मैं कि खान साहब ने ये पेशकश कर तो दिए बातचीत की, लेकिन इनके खामोश रहने का जो टाइम, जो मैं ड्यूरेशन है ना, वो 24 घंटे कम अज़ कम है, 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद खान साहब वेट नहीं कर सकते कि चलें किसी को हफ्ता 2 हफ्ता महीना दे दें कि एक पेशकश की, अगले सोच समझ के लें। वो फौरी तौर पर फायर वर्क पे आ जाते हैं सर, मतलब 2 दिन भी इंतजार नहीं करते वो। नहीं, आप सरकार को छोड़ दें, फौज को छोड़ दें, जिनके साथ जेन्युइनली बातचीत हो रही थी JUI के साथ, आपको याद नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने एक से ज्यादा मौके पे ये बात की कि हमें नहीं पता हम किससे बात करें। कोई आता है कुछ बात करता है, कोई आता है कुछ बात करता है। तो वो तो जहां अपने एलाइज के साथ भी ये क्लैरिटी नहीं रखते, तो दुश्मन के साथ तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, देखिए खान साहब की एक आदत है, एक नेचर है, एक स्टाइल है। वो हमेशा चाहते ही हैं कि बातचीत हो, लेकिन वो अपना बाबा हमारा जो है ना बेहतर पोजीशन में हो। तो वो उनका होता ही है कि यार तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बात करूं, कि मैं इक्वालिटी की बेसिस पे बात करूं। अब इक्वालिटी तो इस वक्त नहीं होती जब आप अंदर हो और पावर किसी और के हाथ में हो, लेकिन खास तौर पर एक अपना स्टाइल है। तो अभी तक उसका रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन आप तबीयत या स्टाइल किसी का बदल नहीं सकते इस तरह, बस एक खास स्टाइल होता है अपना। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें जैसे आपने कहा हुकूमत ने भी अपना स्टांस दिया है, खान साहब ने अपना, आपको क्या लगता है कि जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं उससे खान साहब का स्टांस जो था स्ट्रांग हुआ है, मजबूत हुआ है, उनका हौसला बढ़ा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, हुकूमतों को तख्ते उल्टे जा सकते हैं, अवामी ज़ोर पे, ताकत पे लोग बाहर निकलते हैं लाखों की तादाद में, और 15 साल जो हुक्मरान थे उसको भागने पे मजबूर कर देते हैं? या खान साहब वीक हुए हैं, जैसे हुकूमत ने कहा है कि उनका जो नैरेटिव था शेख मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से 71 के हवाले से, वो नैरेटिव को तो बड़ा धचका लगा है बड़ी हद तक, ये तो मानना पड़ेगा। जो उन्होंने वो उस पर वो बातचीत कर रहे थे, अचानक ही हुआ सारा कुछ, खान साहब के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की पोजीशन स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है इन वाक़यात के बाद बांग्लादेश के? नहीं, मेरा ख्याल है बांग्लादेश वाला जो इशू था वो टॉक शोज का इशू ज्यादा था, वो फौज को गुस्सा ज्यादा था, वो उन्होंने फौज को ही गुस्सा दिलाने के लिए सारी वो मूव की थी। आम आदमी का या ग्राउंड रियलिटी में से फर्क नहीं पड़ता। देखिए मसला क्या है PTI का,
पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी ठीक नहीं था, मजबूत नहीं था। जब हालात अच्छे भी थे और सब कुछ ठीक था, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर 9 मई आ गई। 9 मई के बाद जो रासा स्ट्रक्चर था वो उस तमाम रगड़े ने और जो उन पर सख्ती हुई उसमें भी टूट गया, तितर बितर हो गई पार्टी। फिर एक लॉयर्स की पूरी खेप खान साहब ने ली। आपको याद है खबर मैंने ब्रेक की थी कि लॉयर्स को बहुत ज्यादा सीट्स देंगे खान साहब, क्योंकि खान साहब कन्विंस थे कि अगर वकला इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी बेले बुले जमानत नहीं होंगी, कोर्ट्स इनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, और बात भी ठीक थी। अब एक टोटल क्रॉप आ गई है जो इस वक्त पार्टी की फ्रंट लाइन आप समझ लें, लेकिन जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है। अदालतों में तो ठीक है वो जाके करें। अब गौहर साहब का क्या क्या बैकग्राउंड है, या पंजोता जो दोनों हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, जो बाकी आप लोग देख लें इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनके कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं है। इनमें से कौन जाके जरदारी से बात कर सकता है या नवासी से बात कर सकता है? इनमें से कौन कर सकता है? इनमें से कोई, किसी का फोन भी कोई नहीं उठाएगा। इनमें से कौन आके फौज से बात कर सकता है? अब जो उनके पुराने लोग थे वो कोई गायब हो गए, कोई तायब हो गए, तो वो भी उनके पास नहीं है। इस वक्त स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे बताएं, अगर आपने नेशन वाइड कॉल देंगे आप, और आप चाहते हैं कि लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, वो किस तरह आएंगे? जो लोगों का हाल हुआ है इस जो मारपीट हुई है वो तो अलहदा, जो रगड़ा लगा है वो तो अलहदा, वैसे भी फाइनेंशियल हालात ये वो। आज एक बच्चा है जो लेट से फूड पैंडा का डिलीवरी बॉय है, वो 8 फरवरी को वोट तो डाल आया, वो एक आधे छोटे मोटे लिबर्टी चौक में भी चला जाएगा। क्या वो अफोर्ड करता है कि एजुटेशन में जाना 4 महीने अंदर हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो, उसका घर कौन चलाएगा? सो अब लोगों को पता है कि इस वक्त एजुटेशन में जाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आपकी सिर्फ आप अंदर नहीं होंगे, पूरा खानदान ख्वार भी होगा। इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए था, वो रोज है। बांग्लादेश में देखिए क्या वही कुछ हुआ है सर। बांग्लादेश में मैं सारी बात काटूं, बांग्लादेश में मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ रऊफ, एक सेकंड सर, रऊफ एक सेकंड। बांग्लादेश में मोमेंटम कहाँ से आया? पहला जब जुलूस निकला जो जुलाई के अंदर था, उसमें अवामी लीग की जो यूथ विंग थी उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर फायरिंग कर दी, 5-6 लोग मर गए। उसके बाद फिर एकदम जब एस्केलेट हुआ वहां लाशें बहुत गिर गई। अब ये टेक ओवर से एक दिन पहले 91 लोग एक दिन में मरे, 400 लोग मर गए वहां, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए, सब कुछ है। उसका मोमेंटम और चीजों से बन गया, मूवमेंट उस तरह नहीं हुई थी। अब यहाँ पे ये मूवमेंट बनाना भी मजाक है। पंजाब में कैसे बनाएंगे? केपी में तो बना लेंगे। आपने सही बात में सर इसलिए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि 15 साल की हुकूमत भी एक मतलब है, वो बैगेज भी खड़ा था सीना वाजिद साहबा का। 15 साल बड़ा होता है पाकिस्तान में, तो मिलिट्री डिक्टेटर 8 से 10 साल ज्यादा नहीं रह सका। 15 साल बड़ा टाइम है। फिर अपोनेंट्स को जेलों में डाला, फांसियां लगाई, वहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, टीवी चैनल, मीडिया, बिल्कुल उन्होंने मसाला पकड़ा था, उन्होंने पकड़ा था, चीजों का मसाला पकड़ा था। दूसरा जैसे आप कह रहे हैं 400 लाशें का बोझ था, तो इससे ये भी कहा जा सकता है, कुछ बंदों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जनाब आप इस बात को नहीं देखते कि फिर 9 मई को जो हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालात उसी तरह के थे कि जनाब के अटैक्स हो रहे थे GHQ पे या कमांडर्स हाउस पे, फिर वहाँ पे अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आर्मी ने या पुलिस ने रेस्ट्रेंट की। अदरवाइज अगर ये जो कहा जाता है जी पुलिस ने क्यों नहीं रोका, फायरिंग क्यों नहीं की, मारपीट क्यों नहीं की, तो उस दिन भी लाशें गिरती, तो शायद उनका ख्याल है कि यही मकसद था, यही इनकी अप्रोच थी, और हमने लाशें नहीं गिरनी थी, जिसकी वजह से जो 9 मई था कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया है। सो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि 9 मई को जो पावर इस्तेमाल नहीं की गई तो वो उनका एक वाइज फैसला था कि एक बड़े पैमाने पे कोई इतनी बड़ा ब्लड शेड ना होता, लोग ना मारे जाते बेचारे? नहीं, आई टोटली एग्री। अगर बहुत ज्यादा कोई तसादुम हो जाता, लाशें गिर जाती, हालात कहीं से कहीं चले जाते, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की असेसमेंट थी 9 मई की, वो तो बड़ा अर्सा तक बताते, क्या यही कहते थे कि देखें 9 मई को लेवल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। बांग्लादेश में दोनों ही हुआ, लोगों की तादाद भी लाखों में थी और वायलेंस भी सैकड़ों में था जब लोग मरे। इसलिए वो तो चीज बिल्कुल, अब आप देखिए वो जो आर्मी चीफ थे वो दूर करीब से रिश्तेदार भी लगते हैं हसीना वाजिद के, और उनके हैंड पिक थे। वो इतनी टिपिंग पॉइंट आ गया कि उनको भी 45 मिनट की बात ही करनी पड़ी कि बीबी अब आप जाएं। नो सर, हैंड पिक। अब अगर यहाँ पे अगर खास साहब का ख्याल है कि कोई 45 मिनट में कहेगा, तो फिर उससे पहले बहुत ज्यादा आपको स्ट्रीट एजुटेशन चाहिए। अच्छा मालिक, एक बड़ी आपने आखिरी 45 मिनट्स की बात की, मुझे याद आ गया
कि खान साहब ने भी सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। इनकी जो आखिरी शाम थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 8-10 सहाफ़ी गए हुए थे और जो मिलकर आए उनका ख्याल था कि खान साहब तो हमें मंडे और अगले हफ्ते की वो पूरा प्लान बता रहे थे कि मैंने कैसे फाइट आउट करना और कैसे करना है। उन्हें नहीं पता था कि जनाब कि विद इन 1 आवर ये बदलने वाली सिचुएशन और खान साहब को डायरी लेके जाना पड़ा। तो हसीना वाजेद साहब और इमरान खान साहब के कुछ थोड़े से हालात मिलते जुलते नहीं हैं, जो लास्ट डेज या लास्ट आवर्स इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, कि खान साहब के भी उन्हें नहीं पता था कि घंटे बाद कि मैं मुसाफिर होने वाला हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हसीना वाजेद साहब को 45 मिनट दिए गए थे, तो वो सारे सहाफ़ी जो मौजूद थे वहाँ पे, साबिर शाकिर थे, ये फरिया अदरीस साहब थे, हमारा उस वक्त मरहूम ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ था, ये सारे मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। खान साहब उनको अगले महीने की स्ट्रेटजी बता रहे थे कि मैं कैसे फाइट आउट करना और हम इनको कैसे हशर नशर करेंगे अपोजिशन का। और घंटे बाद खान साहब ये वज़ीर आज़म नहीं थे। तो हसीना वाजेद साहब के साथ ये कुछ मिलता जुलता हुआ जो ये हुआ जो आप बता रहे थे। ये मसला रूफ सिविलियंस का नहीं होता या फौजियों का नहीं, ये मसला ताकत का होता है। यहीं पे आपको याद है मरहूम जनरल मुशर्रफ, उनका वो डी चौक का जलसा याद है जहाँ उन्होंने दोनों मुक्के हवा में बुलंद की थी। मेरा ख्याल है वो जो उसके कराची में जो मारे गए थे 50-60 लोग मारे गए थे, और उसके बाद वो भी मई था, उनको पता लगा, उनको 12 मई था जाने का। मालिक वो भी 12 मई था, वैसे ये 9 मई का है, वो भी 12 मई का महीना कोई भारी पड़ा है हम पे। बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी पावर में होता है वो अपने बबल में होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के पावर बबल में हो, चाहे वो आर्मी चीफ के पावर बबल में हो। यही तो मसला है, जब आप इंस्टीट्यूशन से बड़ा अपने आप को समझें तो फिर यही गलतियां होती है ना। अगर इंसान गलतियां ना हो तो फिर हर बंदा 100 साल बैठा रहे। अच्छा लास्टली तो ये तो पावर लास्टली सर जी, आज आप और मैं कमेटी में थे, आज वहाँ पे उमर अयूब खां हो गए और साथ में अतर कियानी साहब की, आप और मैं तो बिल्कुल पीछे बैठे थे, सुन रहे थे उनकी। बिलाल कियानी सारी। तो सर व्हाट हैपेंड, आपने क्या सुना, क्या जाना सर? कोई इतनी बड़ी खबर थी तो नहीं, बात थी नहीं जिस पे 2 बड़े पार्लियामेंटेरियन आपस में इतने उलझ पड़े सर? वो याद नहीं, उन्होंने याद नहीं जब वो उनके एक MNA आए थे जूम के ऊपर, मुबीन, और उन्होंने बात की मुबीन, तो उन्होंने कहा कि ये इस बंदे को जी ISI वाले कह रहे हैं कि तुम्हें ये मिनिस्टर बनवा देंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर बना देंगे, तुमने जाके हल्फनामा नहीं देना। तो वहां पे बिलाल ने कहा कि जी आप ये मीटिंग के एजेंडे पे बात करें, पॉलिटिकल ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें। उसमें उन दोनों की लहदे हो गई। टेक्निकली बिलाल कियानी ठीक बात कर रहे थे टू बी फेयर, क्योंकि वहां पे एजेंडा और था। तो उन्होंने कहा जी आप इसको पॉलिटिकल बयानबाजी में लेके जा रहे हैं। और फिर मेरा ख्याल है वैसे उमर अयूब साहब को भी हेडलाइन चाहिए थी, तो उन्होंने भी उसको ज्यादा इशू बना दिया, वरना इतना बड़ा इशू था नहीं, इतनी छोटी मोटी बातें तो होती रहती। असल मेरा ख्याल 7-7 कुर्सियां थी, अगर 7-7 कुर्सियां नहीं होती तो 3-4 छोड़ के होती तो मसला होना नहीं था। मेरा नहीं हो रहा था, वो करीब बैठे थे ना, तो एक दूसरे को थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी उस पर। बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। वो दोनों ही डिसेंट लोग हैं, वहां से उमर अयूब भी और बिलाल कियानी भी दोनों बड़े धीमे और उस तरह बड़े पॉलिश लोग हैं। जब ये झगड़ा हुआ, पढ़े लिखे बड़े समझदार हैं, एग्री विद यू, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस शेयर कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा क्लास साहब से जानेंगे, आज जिस इजलास का जिक्र कर रहे थे, कौमी असम्बली खजाना कमेटी का जो इजलास था, उसमें क्लास साहब मौजूद थे और यहाँ पे क्या होता रहा, इसके हवाले से थोड़ा डिटेल से बात करेंगे और बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर अब क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।